चलो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, है ना। उसका कुछ छोटा छोटा टॉपिक्स बाकी है और इस चैप्टर का एक दो छोटा छोटा पॉइंट बाकी है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है बताओ, क्या शो करता है हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? वेरियस ऑल्टरनेटिव्स विच आर अवेलेबल टू अ प्रोड्यूसर विद गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मेरे पास फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, फिक्स टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्सेज है उससे अब मैं क्या क्या बना सकता हूं, मेरे पास जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो मेरे लिए क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हम आखिरी में जो टॉपिक पढ़े थे वो अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम पहले नया टॉपिक पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो हम नया पढ़ेंगे, देखो लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे अटेनेबल एंड अनअटेनेबल पढ़े थे। क्या होता है एक बार बताओ अटेनेबल कॉम्बिनेशन? सारा अटेनेबल इनएफिशिएंट होता है। अनअटेनेबल बताओ, चलो सबसे पहले अनअटेनेबल बताओ। जो पीपीएफ के बाहर होता है, ठीक है, जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते उसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। जैसे कि डायग्राम में है पॉइंट एफ, ये जो पॉइंट एफ है दिस इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। अटेनेबल कॉम्बिनेशन दो प्रकार का होता है, एक जो पीपीएफ के अंदर होता है, ठीक है, एक जैसे इस एग्जांपल में पॉइंट ई जो पीपीएफ के अंदर है, और दूसरा जो पीपीएफ के ऊपर है, जैसे ये पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, पॉइंट ई जो है वो अटेनेबल तो है लेकिन वो इनएफिशिएंट है। ठीक है, या फिर वहां पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस नहीं हो रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। ठीक है, पॉइंट ए बी सी डी जो है वो ग्राफ के ऊपर है, वो अटेनेबल है प्लस वो एफिशिएंट भी है। तो सबसे बेस्ट अगर मुझे चूज करना है, अगर ए ई और एफ तीनों में से चूज करना है तो सबसे बेस्ट कौन सा है? पॉइंट ए सबसे बेस्ट है। रीजन क्योंकि वो पीपीएफ के ऊपर है। पॉइंट ई अचीव तो कर सकता हूं मैं लेकिन वो इनएफिशिएंट होगा, पॉइंट एफ मैं अचीव ही नहीं कर सकता। क्लियर है बात? तो जितना भी पॉइंट पीपीएफ के बाहर होता है वो हमारे रेंज के बाहर है, हम उसको अचीव नहीं कर सकते। जो पीपीएफ के अंदर है उसको हम अचीव कर सकते हैं लेकिन वो इनएफिशिएंट है, और जो पीपीएफ के ऊपर है उसको हम अचीव भी कर सकते हैं प्लस वो एफिशिएंट भी है। ठीक है, चलो इसके बाद हम आज जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है पीपीएफ अपॉर्चुनिटी, चेंज इन पीपीएफ, चेंज इन पीपीएफ। सबसे पहले अब तुम मुझे ये बताओ, जैसे हम बात किए अटेनेबल एंड अनअटेनेबल के बारे में, ये हमारा ग्राफ था, ये पीपीएफ है, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हमारा ई था, ए बी सी डी, ये पॉइंट एफ था। अगर मुझे पॉइंट एफ तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट एफ मेरे लिए अभी फिलहाल क्या है, अनअटेनेबल है, लेकिन फिर भी मुझको वहां तक पहुंचना है, मुझे अचीव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला मुझे रिसोर्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। और कोई तरीका है? टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ेगा और दूसरा रिसोर्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या इसके अलावा और कोई तरीका है पॉइंट एफ तक पहुंचने का? इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। या तो मुझे रिसोर्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, पहले मेरे पास 20 टायर्स था, मैं कहीं से 20-30 टायर्स और उठा लाऊं तो अब मेरे पास 50 टायर्स हो जाएगा, तो अब मैं पॉइंट एफ तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, दूसरा कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बना दूं जिससे कम रिसोर्सेस में ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा, तो उससे मैं पॉइंट एफ तक पहुंच पाऊंगा। तो पॉइंट एफ तक पहुंचने का दो तरीका। अब पॉइंट एफ तक हम दो तरीके से पहुंच सकते हैं, देखो कैसे। एक तो हम पूरा ग्राफ को उठाकर उधर ले जाएं, पूरा ही ग्राफ को उठाकर वहां ले जाएंगे, ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। पॉइंट एफ तक पहुंचने का दो, ये एक ये तरीका होगा, पूरा ग्राफ को उठाकर हम ले गए। इसमें दो चीज हो रहा है, एक वाई एक्सिस में जो हमारा पॉइंट था ये भी शिफ्ट हो गया, एक्स एक्सिस में जो पॉइंट था ये भी शिफ्ट हो गया।
दोनों शिफ्ट हो गया, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया। पहले ग्राफ नीचे था, ए बी सी डी पॉइंट था, अब पॉइंट एफ में चला गया, एक्स एक्सिस से भी शिफ्ट हुआ, वाई एक्सिस से भी शिफ्ट हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, ये डायग्राम अच्छे से नहीं बना, बट कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे। ये पॉइंट आकर यही रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट वहीं रहेगा, सिर्फ वाई एक्सिस से चेंज होगा, या वाई एक्सिस का पॉइंट वहीं रहेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस से पॉइंट चेंज हो जाएगा। दो तरीका है। पहला, बोथ शिफ्ट इन बोथ, शिफ्ट फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों जगह से शिफ्ट होगा। दूसरा तरीका जो है, शिफ्ट फ्रॉम वन साइड ओनली, वन साइड में एक या तो एक्स एक्सिस से होगा या तो वाई एक्सिस से होगा, दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब हम ये दोनों को, सबसे पहला वाला जो है, जब दोनों तरफ से शिफ्ट होता है, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी, इसको हम शिफ्ट इन पीपीएफ बोलते हैं। ठीक है, पूरा पीपीएफ शिफ्ट हो गया। और जब एक साइड से होता है, या तो एक्स एक्सिस से या तो वाई एक्सिस से, मतलब दूसरा साइड कांस्टेंट रहेगा, दूसरा साइड जहां से शुरू होता है वो वहीं से शुरू होगा, और एक और साइड जो है वो सिर्फ चेंज होगा, या तो एक्स एक्सिस के साइड से चेंज हो जाएगा या तो वाई एक्सिस। इसको हम रोटेशन इन पीपीएफ बोलते हैं, रोटेशन इन पीपीएफ। बात समझ में आया? तो दो तरीके से हो सकता है। पॉइंट एफ तक पहुंचने का दो तरीका था, एक तो सबसे पहले हम रिसोर्स को इंक्रीज कर लेंगे, दूसरा टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, अब इस काम को दो तरीके से किया जा सकता है, मतलब रिसोर्स इंक्रीज करेंगे। अब रिसोर्स इंक्रीज में भी दो चीज होता है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफ से, या दूसरा या तो सिर्फ एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस। क्लियर है बात? अब ये कैसे होगा देखो, समझते हैं। चेंज इन पीपीएफ या इसमें दो दो पॉइंट है। चेंज इन पीपीएफ के अंदर दो चीज होता है, एक तो पीपीएफ या तो शिफ्ट होता है, शिफ्ट इन पीपीएफ, और दूसरा होता है या तो रोटेशन ऑफ पीपीएफ। शिफ्ट का मतलब जब डायग्राम पूरा शिफ्ट हो जाए, एक्स एक्सिस से भी चला जाए, वाई एक्सिस से भी चला जाए, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट। रोटेशन कब बोलते हैं? किसी भी चीज को रोटेट करना। इसका मतलब क्या है? कोई एक जगह से वो कांस्टेंट रहेगा, दूसरे तरफ से वो रोटेट होगा। जैसे डायग्राम में देखो, एग्जांपल के तौर पे ये रहा डायग्राम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कांस्टेंट है, ये सिर्फ चेंज कहां से हुआ? एक्स एक्सिस से, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। दूसरा डायग्राम एक्स एक्सिस से कांस्टेंट है, चेंज कहां से हुआ? सिर्फ वाई एक्सिस से। अब बोथ साइड कब होता है, मतलब शिफ्ट कब होता है, और वन साइड कब होता है, मतलब रोटेट कब होता है। पीपीएफ समझ में आ गया है, अटेनेबल अनअटेनेबल समझ में आ गया है। अभी हम क्या कर रहे हैं? पीपीएफ को शिफ्ट कर रहे हैं या फिर रोटेट कर रहे हैं। अब हम समझेंगे शिफ्ट कब होता है या फिर रोटेट कब होता है, कौन से केस में शिफ्ट होगा, कौन से केस में रोटेट होगा। ठीक है, हमारा बेसिक सा डायग्राम है ये। हम हमारे एग्जाम्पल में कांस्टेंट रहते हैं, हमारे पास कितना टायर्स था? 20 टायर्स। ठीक है, हम क्या करने वाले थे? या तो टू व्हीलर बनाने वाले थे या तो फोर व्हीलर बनाने वाले। तो टू व्हीलर बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन ए क्या बनेगा? 10 और 0। बी कितना बनेगा? 8 और 1। सी कितना बनेगा? डी कितना बनेगा? और एफ 0 और 5। कोई ये सोचा क्या ये दोनों के बीच में भी एक ऑप्शन हो सकता है? नॉट हो टू व्हीलर और 0 फोर व्हीलर, 0 नॉट हो टू व्हीलर
टू व्हीलर का क्वांटिटी 9 होगा और फोर व्हीलर का क्वांटिटी 0 होगा। क्या ये हो सकता है? लेकिन क्यों नहीं लिखे हम इसको? बिकॉज दिस इज इनएफिशिएंट। रीजन, इसमें 18 टायर्स यूज हो रहा है, 2 टायर का वेस्टेज हो जाएगा, तो रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। तो उससे बेटर है कि हम 10 टू व्हीलर बना ले, है ना। 9 और 0 से बेटर है 10 और 0, क्योंकि 2 टायर तो वेस्ट ही होना है, तो उससे बेटर ऑप्शन है ए। तो इसीलिए हम ये ऑप्शन को लिखते ही नहीं, बिकॉज ये सबसे इनएफिशिएंट ऑप्शन है। ठीक है, तो वैसे ही बीच में और बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो सारे ऑप्शन क्या है? इनएफिशिएंट है। ठीक है, अब हम इसको रोटेट करेंगे या शिफ्ट करेंगे। अब हम इसको रोटेट करेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे। ये 5, मान लेते हैं मेरे पास कहीं से एडिशन हो गया और 12 टायर्स का, और 12 ठो टायर्स का कहीं से एडिशन हो गया। टोटल टायर्स कितने हो गए? 20 + 12 = 32। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहला 16 0, फिर 14 1, इस तरीके से। लास्ट ऑप्शन क्या आएगा? 0 एंड 8। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आएगा 0 एंड 8। तो इस केस में अगर तुम देखोगे, अगर मैं ये डायग्राम को प्लॉट करूं, तो ये डायग्राम क्या हो रहा है, कहां पे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से भी ऊपर जाएगा, वाई से भी ऊपर जाएगा। कैसे पता चला? एक्स से भी ऊपर जाएगा, वाई से भी ऊपर जाएगा। कैसे पता चला? सबसे पहला कॉम्बिनेशन यहां पे क्या है? 16 एंड 0। 16 0 कहां पर आएगा? 16 0 ऑब्वियस सा बात है 10 0 के ऊपर ही आएगा, ये 10 0 के बाद ही आएगा। आखिरी कॉम्बिनेशन क्या है? 0 5। यहां का क्या है? 0 8। ऑब्वियसली ये भी इसके बाद ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे शिफ्ट इन पीपीएफ। अब यहां पे क्या हो रहा है? जो रिसोर्स इंक्रीज हुआ वो दोनों के लिए काम आ रहा है। टू व्हीलर में भी यूज हो सकता है, फोर व्हीलर में भी यूज हो सकता है। इसीलिए ये जो डायग्राम बना हमारा, वो शिफ्ट हुआ ऊपर, क्योंकि जो बेनिफिट था, जो इंक्रीज्ड रिसोर्सेस का बेनिफिट था, जो 12 एक्स्ट्रा टायर्स थे, उसका बेनिफिट टू व्हीलर में भी आ रहा है, फोर व्हीलर में भी आ रहा है। अब मान लेते हैं टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। ठीक है, टायर्स चेंज नहीं हुआ, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगा तो इस एग्जांपल को मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब की बार टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं, और टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से चेंज हुआ कि टू व्हीलर में तो 2 ही टायर लगेगा, लेकिन फोर व्हीलर में अब से 2 टायर लगेगा। फोर व्हीलर में भी 2 टायर लगेगा, मतलब कार में भी 2 टायर लगे। फोर व्हीलर मत सोचो, टेक्नोलॉजी नया आ गया, फोर व्हीलर हम अब 2 टायर से बना सकते हैं। ठीक है, हम बात किए थे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हम पीपीएफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, कब होता है? जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है। तो मान लो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, लेकिन सिर्फ कार के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, बाइक के लिए कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। टू व्हीलर का टेक्नोलॉजी वही का वही है, टू व्हीलर जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, लेकिन फोर व्हीलर में नया टेक्नोलॉजी आ गया, जिसके कारण अब फोर व्हीलर या फिर कार 2 चक्का में चल सकता है। ठीक है, तो अब बताओ, अब हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बचेगा? बाइक लिख देता हूं और कार लिख देता हूं। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आ गया? सबसे पहला 10 और 0, और लास्ट ऑप्शन 0 एंड 10। 0 एंड 10। अब की बार अगर देखें, सेम है, मतलब डायग्राम एक साइड से सेम है, डायग्राम एक साइड से सेम, दूसरा साइड इंक्रीज हो गया, मतलब डायग्राम सिर्फ किससे बदला? दूसरे साइड से बदला। ये क्यों हुआ? रीजन इसका, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट था वो सिर्फ एक कॉमोडिटी को मिला, दूसरे कॉमोडिटी को नहीं मिला। अगर सेम टेक्नोलॉजी का बेनिफिट टू व्हीलर के लिए भी आ जाता, कि मान लो बाइक भी हम एक चक्का में बना सकते हैं, सेम बेनिफिट अगर बाइक के लिए भी आ जाता, तब पूरा का पूरा डायग्राम शिफ्ट हो जाता। जब किसी एक प्रोडक्ट के लिए बेनिफिट होगा तो डायग्राम रोटेट करेगा, और जब दोनों के लिए बेनिफिट होगा तब डायग्राम शिफ्ट करेगा। तो शिफ्ट और रोटेशन का कंडीशन क्या है? शिफ्ट होगा कब?
डायग्राम पूरा शिफ्ट कब होता है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां से भी शिफ्ट होगा, वहां से भी शिफ्ट होगा। ऐसा कब होता है? जब बेनिफिट कॉमोडिटी एक्स को भी मिलता है और कॉमोडिटी वाई को भी मिलता है। जब या तो इंक्रीज्ड रिसोर्सेस का या तो नया टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दोनों को मिलेगा, एक्स को भी मिलेगा, वाई को भी मिलेगा, तब क्या होगा ये? तब हमारा बोथ साइड से शिफ्ट होगा। और जब टेक्नोलॉजी का बेनिफिट या इंक्रीज्ड रिसोर्सेस का बेनिफिट सिर्फ किसी एक कॉमोडिटी को मिलेगा, उस केस में क्या होगा? डायग्राम रोटेट करेगा। अगर एक्स एक्सिस को मिल रहा है तो एक्स चेंज होगा, वाई को मिल रहा है तो वाई चेंज होगा। पहला डायग्राम ये, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस चेंज हुआ, वाई क्या है? कांस्टेंट है। तो सिर्फ एक्स क्यों चेंज हुआ? बिकॉज जो बेनिफिट है किसको मिला? सिर्फ एक्स को मिला, वाई को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। इसीलिए वाई अपने जगह में टिका हुआ है, वाई कहीं भी चेंज नहीं हुआ, वाई एक्सिस एज इट इज है, ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल और लेते हैं। हम 20 टायर्स था हमारे पास, प्लस 12 ठो टायर और आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो 12 टायर है इसमें एक कंडीशन है कि ये 12 टायर सिर्फ और सिर्फ 4 व्हीलर में ही लग सकता है, 2 व्हीलर में नहीं लग सकता। तो ये 12 टायर को यूज करके हम 2 व्हीलर नहीं बना पाएंगे, हम क्या बनाएंगे? सिर्फ 4 व्हीलर। या तो 4 व्हीलर में यूज करेंगे या तो नहीं करेंगे, यूज, सिंपली, ठीक है। अब बताओ, इंक्रीज्ड रिसोर्स का बेनिफिट किसको मिला? ओनली 4 व्हीलर को मिला, ठीक है। तो डायग्राम क्या होगा? शिफ्ट होगा या रोटेट होगा? रोटेट होगा। कौन से साइड से रोटेट होगा? जौन सा साइड में 4 व्हीलर बना है। अगर एक्स एक्सिस में 4 व्हीलर है तो एक्स एक्सिस से हो जाएगा रोटेट, वाई एक्सिस में 4 व्हीलर बना है तो वाई एक्सिस से हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर बेनिफिट दोनों को मिलता है, मतलब जो कॉमोडिटी एक्स एक्सिस में उसको भी बेनिफिट मिल रहा है और जो कॉमोडिटी वाई एक्सिस में उसको भी बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर दोनों तरफ से शिफ्ट होगा, दोनों तरफ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर बेनिफिट सिर्फ किसी एक को मिल रहा है, या तो वो कॉमोडिटी जो एक्स एक्सिस में बेनिफिट अगर उसको मिल रहा है तो शिफ्ट कहां से होगा? सिर्फ एक्स एक्सिस से होगा। वाई तरफ से कांस्टेंट रहेगा, एक्स तरफ से शिफ्ट होगा, तो इसको हम शिफ्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर बेनिफिट वाई एक्सिस के कॉमोडिटी को मिल रहा है तो एक्स तरफ से कांस्टेंट रहेगा, वाई तरफ से सिर्फ चेंज होगा। क्लियर? लॉजिक क्लियर है, ठीक है। चलो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बताना क्या होगा, ठीक है। रोटेट होगा या फिर शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होगा तो कौन से साइड से होगा? चलो ये मान लो मेरा डायग्राम है, गन्स एंड बटर वाला एग्जांपल। गन्स एंड बटर वाला एग्जांपल जो था हमारा, ये हमारा गन एंड बटर वाला एग्जांपल है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसमें लेबर थे हमारे पास बहुत सारे, हम क्या करते थे? अगर टेबल को देखें तो पहले हम सारे लेबर को गन वाले फैक्ट्री में लगाए थे, तो कितना यूनिट ऑफ गन मैन्युफैक्चर हो रहा था? 21 यूनिट। बटर कितना हो रहा था? 0। जैसे जैसे लेबर को हम बटर के साइड शिफ्ट करते गए, वैसे वैसे गन का प्रोडक्शन कम होते गया और बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। आखिरी कॉम्बिनेशन, जब हम सारे लेबर को बटर के फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिए तो गन का प्रोडक्शन 0 हो गया और बटर का प्रोडक्शन 6 यूनिट हो गया। हम इसको डायग्राम में बनाए, इसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएफ बोलते हैं। अब मान लेते हैं मैं कहीं से और लेबर ले आता हूं, ठीक है, कहीं से 5 ठो लेबर और उठाकर ले आता हूं, लेकिन अब की बार जो लेबर हैं इनको सिर्फ और सिर्फ गन बनाना ही आता है, इनको बटर बनाना नहीं आता है। तो बताओ अब की बार डायग्राम शिफ्ट होगा या रोटेट होगा? रोटेट होगा, क्योंकि बेनिफिट किसको मिलेगा? सिर्फ गन को मिलेगा, बटर को कोई बेनिफिट नहीं मिला। बटर के लिए तो सब कुछ सेम है, पहले जैसा था अभी भी वैसा ही है। जो 5 नए लेबर आए वो लोग किसके लिए काम करेंगे? गन के लिए काम करेंगे। गन कौन से एक्सिस में बना हुआ है? वाई एक्सिस में बना है, तो डायग्राम रोटेट कौन से साइड से होगा? वाई एक्सिस से। तो नया डायग्राम जो बनेगा वो एक्स एक्सिस में वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वाई एक्सिस से डायग्राम ऊपर के साइड चला जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं नए लेबर नहीं आए,
जो लेबर थे, मैं उनको बोला गन फैक्ट्री से बटर फैक्ट्री जाओ, उसमें से 2 लेबर बोले कि नहीं हम बटर बनाना नहीं आता हमको, हम बटर नहीं बनाएंगे। तो अब क्या होगा, अब वो लोग मना कर रहे हैं बटर बनाने से। वो लोग को मतलब 2 लेबर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गन ही बनाएंगे, वो लोग बटर के फैक्ट्री में नहीं जाएंगे। सोच कर बताओ, क्या रिसोर्स इंक्रीज हुआ किसी का? डिक्रीज हुआ। किसके लिए डिक्रीज हुआ? बटर के लिए डिक्रीज हुआ। मतलब रिसोर्स किसका चेंज हो रहा है? बटर का चेंज हो रहा है। गन के लिए रिसोर्स जितना था उतना ही है। बटर के लिए रिसोर्स, पहले सारे लेबर बटर के लिए काम करने के लिए तैयार थे, अब 2 लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो रिसोर्स अगर बटर के लिए कम हो रहा है तो डायग्राम रोटेट कौन से साइड से होगा? बटर वाले साइड से होगा। देखो जौन सा रिसोर्स में चेंज आता है डायग्राम उसी साइड से रोटेट होता है। अगर बटर के रिसोर्स में चेंज आएगा तो बटर के साइड से रोटेट होगा, गन के रिसोर्स में चेंज आएगा तो गन के साइड से होगा। अब की बार बटर के साइड से आ रहा है तो बटर के साइड से रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अब की बार यहां से कांस्टेंट रहेगा और डायग्राम अब की बार कहां बनेगा? अंदर साइड में बनेगा। रिसोर्स डिक्रीज होने से अंदर आ जाएगा पीपीएफ, रिसोर्स इंक्रीज होने से पीपीएफ बाहर चला जाएगा। क्लियर है बात? सेम एग्जांपल लेते हैं। मान लो लेबर्स बहुत सारे थे हमारे पास, गन और बटर बना रहे थे, उसमें से 2 लेबर छोड़ के चले गए। मतलब रिसोर्स किसका कम हुआ? दोनों का कम हुआ, गन का भी कम हुआ, बटर का भी कम हुआ। अब की बार डायग्राम क्या होगा? शिफ्ट होगा। कौन सा किधर शिफ्ट होगा? अंदर की साइड शिफ्ट होगा। तो नया डायग्राम जो बनेगा वो अंदर की साइड बनेगा। क्लियर है? 2 नए लेबर आ गए जो गन भी बना सकते हैं बटर भी बना सकते हैं, तो दोनों का रिसोर्स इंक्रीज हुआ। अब की बार डायग्राम कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब डायग्राम ऊपर की तरफ। क्लियर है बात? समझ में आ गया कब क्या होता है? तो रोटेशन कब होता है? जब किसी एक प्रोडक्ट के रिसोर्स में चेंज आता है, या तो रिसोर्स इंक्रीज होता है या तो रिसोर्स डिक्रीज होता है। अगर एक्स एक्सिस का प्रोडक्ट का रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है तो कौन से साइड से रोटेट होगा? एक्स के साइड से ही रोटेट होगा। वाई में चेंज आ रहा है तो वाई के साइड रोटेट होगा। अब एक्स में 2 प्रकार से चेंजेस आ सकता है, या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो डायग्राम राइट साइड में जाएगा और डिक्रीज होगा तो डायग्राम लेफ्ट में जाएगा। हमेशा याद रखना ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है? ये अप है और ये डाउन है। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, ये डाउन होता है, ये अप होता है। अगर क्वाड्रेंट बदलेगा तो फिर साइड भी बदल जाएगा, लेकिन हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं तो इसीलिए ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब लेफ्ट साइड है राइट साइड है, अगर डायग्राम तुम बताना लेफ्ट वर्ड हुआ या राइट वर्ड हुआ। ठीक है? मान लो डायग्राम यहां से यहां जा रहा है, अब एक्स एक्सिस के तरफ से चेंज आया, ये कौन सा शिफ्ट है? लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड? राइट वर्ड शिफ्ट है, तो क्योंकि डायग्राम टुवर्ड्स राइट शिफ्ट मतलब टुवर्ड्स राइट रोटेट हुआ है। ठीक है? इसको रोटेशन टुवर्ड्स राइट साइड बोलेंगे। अगर यहां आया है तो लेफ्ट वर्ड रोटेशन हुआ है फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर है? वाई के तरफ से कांस्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो चलते हैं बुक में। चेंज इन पीपीएफ। पीपीएफ चेंज कब होता है? 2 रीजन। क्या 2 रीजन है? एक चेंज इन टेक्नोलॉजी और दूसरा चेंज इन रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब राइटवर्ड जाएगा। टेक्नोलॉजी अगर डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड जाएगा। क्या टेक्नोलॉजी कभी डिक्रीज होता है? होता है। हमेशा टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं होता, टेक्नोलॉजी डिग्रेड भी होता है बहुत बार। मान लो कोई नया टेक्नोलॉजी आया मार्केट में, अब वो टेक्नोलॉजी ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन भी होता है। टेक्नोलॉजी हमेशा इंप्रूव नहीं होता, बहुत बार टेक्नोलॉजी डिग्रेड भी होता है। ठीक है? तो या टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइट साइड में, डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड में। चेंज इन रिसोर्स, रिसोर्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो राइट साइड में, डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट साइड में। ठीक है? चलो, शिफ्ट इन पीपीएफ कब होता है? शिफ्ट पीपीएफ विल शिफ्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी
विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। शिफ्ट कब होगा? जब बोथ गुड्स में चेंजेस आएगा, एक्स एक्सिस के कॉमोडिटी में भी और वाई एक्सिस के कॉमोडिटी में भी। जब दोनों में चेंजेस आएगा तब पीपीएफ शिफ्ट होगा। ठीक है। रोटेशन ऑफ पीपीएफ, पीपीएफ विल रोटेट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन गुड्स होगा, ये वन होगा, काट के लिख लेना, ओनली वन गुड। जब किसी एक कॉमोडिटी में चेंज आता है तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। अगर एक्स एक्सिस में आएगा तो एक्स एक्सिस के साइड से रोटेट होगा, वाई में आएगा तो वाई एक्सिस के साइड से रोटेट होगा। ठीक है। सबसे पहले शिफ्ट इन पीपीएफ। अब पीपीएफ दो साइड शिफ्ट हो सकता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। कब होता है राइटवर्ड शिफ्ट? जब टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्स इंक्रीज होता है फॉर बोथ द कॉमोडिटी, जब दोनों कॉमोडिटी के लिए रिसोर्सेस या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है तो उस केस में डायग्राम राइट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक है। व्हेन देयर इज एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और दूसरा है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस इन रेस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, दोनों कॉमोडिटी के लिए। उस केस में क्या होगा हमारा? देन पीपीएफ विल शिफ्ट टू द, पीपीएफ राइट साइड में शिफ्ट होगा। जहां पर भी डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के बगल में उसका समरी दिया हुआ है। ठीक है। अगर पैराग्राफ पूरा नहीं भी पढ़ोगे, खाली समरी भी पढ़ते हो और लिख कर आते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब डायग्राम बना दिए एग्जाम में और बस ये समरी लिख दी, ये जो है इतना लिख दो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। पढ़ के देखो, सारा चीज लिखा हुआ है। पीपीएफ शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम पी पी टू P1 P1, पहले पी और पी में था, अब P1 और P1 में चला गया। व्हेन देयर इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस एंड और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ बोथ गन्स एंड बटर, इधर गन्स है इधर बटर है, जब दोनों में चेंजेस आएगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब कंप्लीट समरी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट when there is degradation in technology और रिडक्शन इन रिसोर्सेज। या तो हमारा टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो रहा है या फिर जो रिसोर्स है वो रिड्यूस हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू बोथ द कॉमोडिटीज, दोनों कॉमोडिटी को लेकर, एक्स एक्सिस का कॉमोडिटी के लिए भी और वाई एक्सिस का कॉमोडिटी के लिए भी। जब दोनों के लिए रिडक्शन या डिग्रेडेशन होगा तो उस केस में डायग्राम हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। पीपीएफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट when there is a technological degradation and or decrease in resources with respect to both the goods, दोनों कॉमोडिटी को लेकर। ठीक है। क्लियर है? चलें आगे। अब आता है बारी रोटेशन का। कब होगा रोटेट? रोटेशन कब होगा? किसी एक का चेंजेस आएगा, अगर एक्स एक्सिस का चेंज आएगा तो एक्स एक्सिस के साइड से होगा, वाई एक्सिस में चेंज आएगा तो वाई एक्सिस के साइड से होगा। rotation of commodity on x-axis when there is technological improvement or an increase in resource, या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है या तो रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ द कॉमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए, तो डायग्राम किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। क्लियर है? और वही चीज जब डिग्रेड होगा या हमारा रिसोर्स रिड्यूस होगा तो उस केस में कहां जाएगा? लेफ्टवर्ड रोटेशन। ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बटर, पीपीएफ विल रोटेट टू द लेफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए डी। पहले ए बी में था, अब ए डी में। ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। रोटेशन का एक्स एक्सिस में, रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कब रोटेट होगा? जब रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू कॉमोडिटी जिसको हम वाई एक्सिस में बनाए हैं। ठीक है। इस केस में हमारा गन्स के केस में। अब अगर रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है तो ऊपर की तरफ राइटवर्ड रोटेशन, और अगर रिड्यूस हो रहा है तो नीचे की तरफ, मतलब लेफ्टवर्ड रोटेशन। क्लियर है? कर लो, इसको पढ़ लो एक बार, रीड कर लो फटाफट से। रोटेशन फॉर कॉमोडिटी ऑन वाई एक्सिस।
हो गया। अब मेन हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया चैप्टर का, ठीक है। कुछ छोटा छोटा टॉपिक है जो कि मतलब सिलेबस में ही नहीं है, मतलब वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, जैसे कि पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको काट सकते हो, पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, क्योंकि हमें पीपीएफ ऑलरेडी पता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलरेडी पता है, तो पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई लेना देना खास है नहीं, ठीक है, उसको काट सकते हो आराम से। और एक दो छोटा टॉपिक है, ये तो पढ़ लिए थे हम, पीपीएफ एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी क्या होता है, व्हाट इज एमआरटी? एमओसी का रेशियो, एमओसी को अगर हम रेशियो फॉर्म में लिखें तो एमआरटी होता है। एमआरटी का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट गेन, ठीक है। बस हो गया, इस चैप्टर का सारा टॉपिक हो गया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिए थे हम लोग। आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि हम अभी तक नहीं पढ़े, चैप्टर नंबर 1। अब बताओ इकोनॉमिक्स क्या समझ में आया अभी तक? इकोनॉमिक्स क्या होता है तुम अपने लैंग्वेज में बताओ, इकोनॉमिक्स क्या होता है? डेफिनेशन को छोड़ दो, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सारा है, हर ऑथर अपना अपना डेफिनेशन दिया है। अगर तुम बुक निकाल कर देखोगे तो बुक में 5-6 डेफिनेशन मिलेगा। तो अभी तक हम अगर हमारे लैंग्वेज में सोचें तो इकोनॉमिक्स क्या है, और हम पहली बात बताओ हमको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है, रीजन क्या है? सिलेबस में है मत बोलना, और कोई रीजन बताओ। बिकॉज ह्यूमंस का वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेस लिमिटेड है, प्लस एक और बड़ा प्रॉब्लम, रिसोर्सेस का ऑल्टरनेट यूज भी है। तो इस वजह से लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके, जिसका ऑल्टरनेट यूज भी है, हमको क्या करना है? हमारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। इस वजह से हमको पूरा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। सोसाइटी किस तरीके से, सोसाइटी मतलब हम सब, किस तरीके से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करेंगे, जिसका ऑल्टरनेट यूज भी है, विच हैव अ ऑल्टरनेट यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। इसको यूज करके हमको क्या करना है? बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा तभी तो हमारा वांट सेटिस्फाई होगा, है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का मतलब ही है हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना है, जिसका ऑल्टरनेट यूज भी है, और उससे बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, जिससे हम हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। और रिसोर्सेज को सभी में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब फ्री में देना नहीं होता, फ्री में देना को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोलते। हम अभी तक क्या समझते हैं? डिस्ट्रीब्यूट किए, इसका मतलब फ्री में दिए, लेकिन फ्री में देना को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। मतलब बेसिकली हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और अवेलेबल करवाएंगे पब्लिक को, ताकि वो लोग उसको खरीद पाए, ठीक है। तो हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स में मोटिव क्या होगा? लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करेंगे, जिसका अल्टरनेट यूज भी है, और बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और पब्लिक को अवेलेबल करवाएंगे ताकि वो लोग खरीद पाए, ठीक है। क्लियर है बात? आ जाते हैं फटाफट से चैप्टर का रिवीजन एक कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से आगे सबसे पहला हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे प्रॉब्लम्स के बारे में। 3 प्रॉब्लम्स, क्या क्या? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस और ऑल्टरनेट यूजेस, ठीक है। तो हमारा बेसिकली 3 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसके वजह से हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। अनलिमिटेड वांट्स का प्रॉब्लम, दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेस का प्रॉब्लम, और तीसरा ऑल्टरनेट यूज का प्रॉब्लम। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, या जब भी हम कोई बिजनेस करने जाएंगे हमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। क्या क्या है वो? सबसे पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हमें क्या प्रोडक्शन करना है और कितना प्रोडक्शन करना है। ये क्वेश्चन का आंसर हमें क्यों देना पड़ता है? रीजन क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस का डिसीजन क्यों लेना पड़ता है? बिकॉज हम सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इस वजह से हमें चूज करना पड़ेगा
कि हम क्या प्रोडक्शन करें। हम सब कुछ प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करेंगे, कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर दो तरीका हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, एक लेबर इंटेंसिव, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। हम किस तरीके से डिसीजन लेंगे, लेबर में जाना है या कैपिटल में जाना है, बहुत सारा चीज को कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कितना कैपिटल अवेलेबल है हमारे पास, जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है, कौन सा लोकेशन में है, कौन से मॉडल में कितना प्रॉफिट हो रहा है, लेबर अवेलेबल है या नहीं है, ये सारा चीज को देखकर हमें लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव का डिसीजन लेना है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है। थर्ड, तीसरा इंपॉर्टेंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन क्यों लेना पड़ रहा है, बिकॉज हम सबके लिए सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते और हर प्रोडक्ट का एक टारगेट कस्टमर होता है, तो हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेंगे। तो तीसरा डिसीजन हुआ आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर, कौन तुम्हारा प्रोडक्ट को खरीदेगा। क्लियर है बात। तो ये 3 पॉइंट हम लोग पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, जिसको हम छोड़ दिए, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो ऑल्टरनेटिव हम चूज किए उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था जिसको हम छोड़ दिए, वो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल, 40,000 का सैलरी का जॉब और 35,000 का सैलरी का जॉब, कौन सा चूज करूंगा मैं। एक रैशनल कंज्यूमर, हु इज अ रैशनल कंज्यूमर, हु इज अ रैशनल कंज्यूमर, जिसका बेसिकली दिमागी हालत ठीक है ना, उसको हम रैशनल कंज्यूमर बोलते हैं। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन है रैशनल कंज्यूमर का, हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए समझना है, रैशनल कंज्यूमर वो होता है जिसका दिमागी हालत ठीक है, जो सोच समझ के डिसीजन लेता है, जो अपने भले के लिए डिसीजन लेता है, जो किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, इस प्रकार के लोगों को हम बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। तो जो रैशनल कंज्यूमर है वो दोनों ऑप्शन में से कौन सा चूज करेगा, ऑब्वियसली 40,000 चूज करेगा, तो 35,000 उसके लिए क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव 35,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जो फैक्ट्स बताता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो वैल्यू जजमेंट्स बताता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों का एक एक एग्जांपल दे दो बस, पॉजिटिव का एक, नॉर्मेटिव का एक। इंडिया इज अ पुअर कंट्री, क्या है ये, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये फैक्ट्स को बता रहा है, सच्चाई है, इंडिया इज अ पुअर कंट्री। नॉर्मेटिव कैसे करेंगे इसी स्टेटमेंट को, गवर्नमेंट शुड टेक सम एक्शन टू रिड्यूस पॉवर्टी, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए या कुछ एक्शंस लेना चाहिए पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें गवर्नमेंट को सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि उसको कोई स्टेप लेना चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, माइक्रो एंड मैक्रो। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम प्राइस थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। दोनों का एक एक एग्जांपल दे दो, माइक्रो में क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में क्या पढ़ते हैं। माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एक फैक्ट्री का क्या डिमांड, एक कंज्यूमर का क्या डिमांड होगा, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ना, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कौन से कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा। सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, एक फैक्ट्री वाला कितना सप्लाई करेगा। प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक फैक्ट्री को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जब हम किसी एक या एक छोटे से ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का कोई एग्जांपल, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सभी को इंपैक्ट करता है, अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो सभी के लिए इंक्रीज होगा, तो ये सारा फैक्टर्स हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है, ठीक है। एक होता है कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एक और नाम मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें सबसे पहला मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, जहां पर
सारा बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जब प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस करता है, रिसोर्सेज भी उसका होता है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस करेगा तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगा, सोशल वेलफेयर होगा नहीं, सब कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा? प्रॉफिट, हाँ ऑप्शंस, कंज्यूमर सॉवरेनिटी बोलते हैं उसको। कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर को जो चाहिए वो प्रोड्यूसर बनाएगा, उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर इज किंग, सुने वर्ड कंज्यूमर इज किंग, तो कंज्यूमर इज किंग का मतलब है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। यहां पर मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर को जो चाहिए प्रोड्यूसर को वो बनाना पड़ेगा, प्रोड्यूसर अपने आप को चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सोशलिस्टिक इकोनॉमी का, तो वहां पर क्या होता है, प्रोड्यूसर जो बनाएगा कंज्यूमर को वो खरीदना पड़ेगा। इसमें कंज्यूमर अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट में क्या अवेलेबल है, यहां पर प्रोड्यूसर अपने आप को चेंज नहीं करता है। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट हमारा आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। क्या होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी? जहां पर सब कुछ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, सारा रिसोर्सेज गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट काम करेगा तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगा, प्रॉफिट मोटिव होगा नहीं, कंपटीशन होगा नहीं, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उतना तेजी से नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक बेनिफिट है सोशलिस्टिक इकोनॉमी का, इनकम इक्वालिटी। लोग वहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन कोई नहीं होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि हर इंसान के पास जॉब अपॉर्चुनिटी है, हर इंसान के पास बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ गवर्नमेंट का है, तो यहां पर रिच एंड पुअर का गैप ज्यादा नहीं होता है सोशलिस्टिक में। कैपिटलिस्टिक में रिच एंड पुअर का गैप बहुत ज्यादा होता है। रिच बड़े बड़े फैक्ट्रीज बैठाकर और रिच बन जा रहा है, पुअर और पुअर बनते जा रहा है, तो रिच एंड पुअर का गैप बहुत ज्यादा होता है इन केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, और रिच एंड पुअर का गैप कम होता है इन केस ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब आता है तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? जहां पर दोनों मिक्स होते हैं, मतलब कुछ बिजनेस कंट्रोल ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड सम बिजनेस आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता है, प्राइवेट भी एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट अपने बिजनेस चलाता है, प्राइवेट अपना बिजनेस चलाता है, सोशल वेलफेयर भी होता है, प्रॉफिट मोटिव भी होता है। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी कौन सा होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम? मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन। क्योंकि यहां पर क्या होता है, देखो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, मतलब जब सब कुछ गवर्नमेंट का है तो करप्शन का तो बात ही नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल का अपना कोई काम करवाना नहीं है, तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्यों पैसा देगा? ठीक है, अगर सब कुछ प्राइवेट का है तो गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों होते हैं, जैसे इंडिया में इतना बड़ा करप्शन का प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों है। आज मुझे कोई काम करवाना है अपना, गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा, तो करप्शन आ जाएगा वहां पर। ठीक है, तो करप्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है नहीं बुक में वो, लेकिन नॉलेज के लिए करप्शन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे? पीपीएफ पढ़े थे। आज पूरा पीपीएफ को हम लोग कर लिया ऑलरेडी रिवाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और उसके नेक्स्ट क्लास में, मतलब मंडे, आज वेंसडे है, फ्राइडे को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा, और पीपीएफ वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। फिर मंडे को हम लोग इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। ठीक है, बेसिक सा टेस्ट लेंगे, मतलब ज्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि पहला चैप्टर है, स्टार्टिंग है। ठीक है, बस बेसिक मैं जो पढ़ाया हूं उतना को रिवीजन करके आना, ताकि आराम से हो जाए क्लास। ठीक है, 20 मार्क्स ऑनलाइन में अभिनव।